अभी तक हमने जितना भी अभी तक कंसेप्ट सीखे हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के, कैसे उसको अप्लाई करना है, कौन कौन से फोर्स सिस्टम्स होंगे तो कौन कौन सी इक्विलिब्रियम कंडीशंस होंगी, तो उसी के बेसिस पे हम अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, तो उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन में दिया है कि द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेड, द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेड, ठीक है, ऑफ टू फोर्स सिस्टम। टू फोर्स सिस्टम है, मतलब टू फोर्स सिस्टम एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, टू फोर्स सिस्टम और एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। कौन सा फोर्स सिस्टम हो गया? देखो, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल तो ऑब्वियसली बात है कंकरेंट होगा, और टू फोर्स है, और क्या दे रखा है? ग्रेटेस्ट की वैल्यू दे रखी है 35 एंड लीस्ट की दे रखी है 5। तो ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट 35 किलो न्यूटन है, लीस्ट 5 किलो न्यूटन है। ठीक है, अब क्या बोला गया? 25 किलो न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ गिवन फोर्सेस F1 एंड F2, फाइंड द एंगल बिटवीन द फोर्सेस। ठीक है, तो बेसिकली रिजल्टेंट तो 25 है, एक हमारा जो गिवन है फोर्स सिस्टम दो, उसका रिजल्टेंट 25 है, बट इन केस अगर मैं कंडीशन एज्यूम करूं मैक्सिमम रिजल्टेंट की, तो रिजल्टेंट मैक्सिमम हो सकता है 35, और मिनिमम की बात करूंगा तो क्या हो सकता है 5। फोर्स सिस्टम सेम है, बट क्या चेंज कर रहे हैं हम? एंगल चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट कब पॉसिबल हो सकता है? ग्रेटेस्ट पॉसिबल तब हो सकता है जब देखो एंगल 0, सिंपल। और लीस्ट कब हो सकता है? जब एंगल 180 डिग्री हो। ये हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ के केस, हमने 3 केसेस पढ़े थे। पहला केस था सपोज एंगल थीटा इक्वल्स टू 0, तो दोनों के दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे, टू फोर्स सिस्टम होगा तो। अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो ऑब्वियस ही बात है रिजल्टेंट क्या हो जाता है? अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ठीक है, अगर थीटा 180 डिग्री है तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है? F1 माइनस F2। तो यहाँ पे जो बात बोली गई ग्रेटेस्ट की और लीस्ट की, तो ग्रेटेस्ट वाला केस थीटा इक्वल्स टू 0 वाला, लीस्ट थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, देखो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो कंडीशन गिवन है उसी का हम यूज करेंगे। ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट, सबसे पहले बात ये ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट की। ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट जो हमें दे रखा है वो दे रखा है R इक्वल्स टू 35 किलो न्यूटन। अब ग्रेटेस्ट कब पॉसिबल हो सकता है? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे। तो हमें पता है R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2। ठीक है, और F1 प्लस F2 की वैल्यू हमें जो गिवन है वो है 35। ठीक है, अब दूसरी जो कंडीशन दी थी वो है लीस्ट रिजल्टेंट की। लीस्ट रिजल्टेंट कब पॉसिबल होगा? जब थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, और लीस्ट के केस में हमारा जो R है वो है 5 किलो न्यूटन, एंड फॉर्मूला जो होता है हमारा R का वो होता है F1 माइनस F2 इक्वल्स टू 5 किलो न्यूटन। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, F1 प्लस F2 35, F1 माइनस F2 5। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट थीटा इक्वल्स टू 0 पे होगा तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होता है, लीस्ट रिजल्टेंट 180 थीटा पे होगा, जब थीटा 180 डिग्री होगा तो R की वैल्यू F1 माइनस F2। तो ये दोनों कंडीशन हमें डायरेक्टली याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन होगी। अब इन दो इक्वेशन को अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं, ठीक है, F1 प्लस F2 इक्वल टू 35 एंड F1 माइनस F2 5, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो क्या होगा? F1 F2 आ जाएगा मेरे पास। F1 की वैल्यू अगर मैं सॉल्व करूं यहाँ पे, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ, F2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2F1 35 प्लस 5 40, तो ये 20 किलो न्यूटन आएगा। ठीक है, एंड आपकी F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, देखो इससे आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो तो F1 ऐड किया तो सिंपली F2 और F2 कैंसिल आउट होकर F1 2F1 होता है 35 प्लस 5 40, तो वहां से F1 की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, 20 वैल्यू आ गई। वैसे ही अगर दोबारा चेंज करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे, तो यहाँ से F2 की वैल्यू आ जाएगी 15 किलो न्यूटन। जब आप इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो 15 किलो न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, F1 एंड F2 आ गया। अब क्वेश्चन में लास्ट में क्या दिया रखा है? रिजल्टेंट क्या दे रखा दोनों का? 25। अब रिजल्टेंट दे दिया 25, फोर्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। गिवन कंडीशन ग्रेटेस्ट और लीस्ट की थी, दो इक्वेशन बनी, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो डायरेक्टली F1 एंड F2 की वैल्यू आ गई। F1 एंड F2 आ गया, बट F1 एंड F2 के लिए हमें डायरेक्टली रिजल्टेंट दिया है 25 किलो न्यूटन का। तो 25 किलो न्यूटन का रिजल्टेंट तो है, बट एंगल थीटा पूछा है इस केस में, डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। तो उसमें डायरेक्टली वैल्यूज पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू वहां से हमारे पास डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो F1 F2 आ गया। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास रिजल्टेंट का? अंडर रूट
अंडर रूट से बेटर आप इसको ऐसे ही रहने दें, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो बेसिकली अगर ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, आर स्क्वायर करूंगा, आर स्क्वायर की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, आर स्क्वायर की वैल्यू का मतलब हमें डायरेक्टली गिवन है 25 किलो न्यूटन। देखो इसी सिस्टम ऑफ फोर्स F1 F2 है, इसी के लिए हमारे पास रिजल्टेंट 25 किलो न्यूटन जो है वो गिवन है, ये चीज गिवन है हमारे पास, रिजल्टेंट गिवन है, F1 F2 आगे हमारे सॉल्व करने के बाद अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन थीटा निकालना है। तो आर की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली है 25 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, 25 का स्क्वायर, F1 की वैल्यू 20 का स्क्वायर, F2 की वैल्यू 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 15 इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन आ गई, 25 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है 625, 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 2 इंटू 20 इंटू 15 इंटू कॉस थीटा, ठीक है। 400 प्लस 225 ऐड करेंगे तो क्या होगा 625, तो ये 625, ये भी 625, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, 2 इंटू 20 इंटू 15 इंटू कॉस थीटा, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 625 से 625 कैंसिल, तो यहाँ जीरो, तो ये टर्म तो जीरो नहीं होगी, तो डायरेक्टली इसका मतलब क्या है कॉस थीटा जीरो होगा, और कॉस थीटा जीरो कब हो सकता है जब थीटा क्या होगा 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस हमने निकाला क्या, F1 एंड F2 दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करा, F1 F2 इंडिविजुअली आ गया। F1 एंड F2 आने के बाद हमने वही अपना पुराना फॉर्मूला जो पैरेललोग्राम लॉ में हमने डिराइव किया था उसको यूज किया, तो वहां से हमने थीटा डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, क्योंकि फॉर अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स रिजल्टेंट हमें गिवन था, तो हमने डायरेक्टली वहां से थीटा फाइंड आउट कर लिया। तो सिंपल इस तरीके से आपके पास न्यूमेरिकल आएंगे, आप डायरेक्टली इनको सॉल्व कर सकते हो। इंपॉर्टेंट किसी भी न्यूमेरिकल को अप्रोच करने के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए, देखो न्यूमेरिकल के लिए अप्रोच आप सिंपली ऐसे रख सकते हो, देखो क्वेश्चन पढ़ा है, क्वेश्चन में जो कंडीशन है सबसे पहले उस कंडीशन को एनालिसिस करो। जैसे इस क्वेश्चन में दिया था ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट। अब टू फोर्स की बात करिए, टू फोर्स वो भी एक पार्टिकल पे, तो मतलब कंकरेंट फोर्स सिस्टम है, कंकरेंट फोर्स सिस्टम वो भी टू फोर्स वाला, तो हमने पढ़ा क्या था टू फोर्स सिस्टम के लिए पैरेललोग्राम लॉ, डायरेक्टली फॉर्मूला पता है। अब कंडीशन जब इसने बोला ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए ग्रेटेस्ट तभी पॉसिबल हो सकता है जब थीटा इक्वल्स टू 0, एंड लीस्ट तभी पॉसिबल हो सकता है जब थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो, ठीक है। तो वो हमने लास्ट में जब पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था तीन कंडीशंस पढ़ी थी, उसमें थीटा इक्वल्स टू 0 पे ग्रेटेस्ट आ रहा था, थीटा इक्वल्स टू 180 पे लीस्ट आ रहा था, तो डायरेक्टली हमने अप्लाई करा, दोनों इक्वेशंस बनी, F1 एंड F2 को साइमल्टेनियसली इसमें इक्वेशंस को सॉल्व करके F1 एंड F2 डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। तो फिर उसी इक्वेशन को हमने यूज करा मेन फॉर्मूले को, F1 F2 की वैल्यू पुट करी, R की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 25 किलो न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ फोर्स, तो इसमें पुट करा तो डायरेक्टली हमारे पास यहाँ से थीटा की वैल्यू आई 0 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा 0 कब होता है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है इस केस में थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो अप्रोच सिंपल रखनी है, क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन की गिवन जो सेट है उसका जो कंडीशंस है क्या फ्रेम है वो आपको समझना है कि क्या कंडीशंस दी है, किस फोर्स सिस्टम की बात हो रही है, क्या उसमें कंडीशंस लगेंगी, तो वो डिपेंड करता है उस क्वेश्चन के फ्रेम पे कि क्या उसने बोल रखा है, कौन सा फोर्स सिस्टम दिया है। फ्रेम बोलने का मतलब बेसिकली क्या है, कौन सा फोर्स सिस्टम दिया है, टू फोर्स सिस्टम दिया है वो भी एक पार्टिकल पे लगने वाला, वो कंकरेंट फोर्स सिस्टम हुआ ना, कंकरेंट फोर्स सिस्टम पे पैरेललोग्राम लॉ यूज करते हैं डायरेक्टली, सिंपली आपने अप्लाई करा तो डायरेक्टली आंसर सॉल्व हो गया। तो सेम इसी के अकॉर्डिंग, इसी पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग ही आप आगे एक और नेक्स्ट न्यूमेरिकल है सेम, क्योंकि टू फोर्स सिस्टम होगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप पैरेललोग्राम लॉ यूज करोगे डायरेक्टली, ये वाला फॉर्मूला टू फोर्स सिस्टम में मैक्सिमम यही यूज होने वाला है। इन केस अगर एंगल दिया होता है तो साइन रूल यूज कर सकते हो, ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी, साइन रूल आप तब यूज कर सकते हो जब आपको बेसिकली एंगल्स गिवन होते हैं ऑलरेडी, अगर एंगल्स गिवन नहीं है सिर्फ फोर्स पे बात हो रही है तो डायरेक्टली मोस्ट ऑफ द टाइम आप पैरेललोग्राम लॉ वाला ही फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। ये तो हो गया, अब सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं हम। देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या बोला है, सेकंड न्यूमेरिकल में क्या बोला है, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, P एंड Q,
रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू हमें क्या दे रखा है, ऑन अ पार्टिकल इज आर, वही सेम टू फोर्स सिस्टम एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, तो टू फोर्स सिस्टम एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल क्या हो गया, कंकरेंट फोर्स सिस्टम, वो भी टू फोर्स का। तो पी एंड क्यू दो फोर्स है, रिजल्टेंट आर है, ठीक है। अब कंडीशन क्या बोला है कि क्यू को डबल कर देते हैं। इफ क्यू इज डबल देन द न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स पी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंडीशन समझो कि सिर्फ फोर्स पी एंड क्यू की बात हो रही है, कोई एंगल नहीं दिया है, सिंपल। तो पी एंड क्यू दो फोर्स है, एंगल इसके बारे में कुछ नहीं बोला, सिंपली बोला कोई रिजल्टेंट है आर। अब सेकंड कंडीशन ये बोली कि अगर क्यू को डबल कर दे, अगर क्यू को डबल कर दे तो क्या हो रहा है, रिजल्टेंट किसके परपेंडिकुलर हो रहा है, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स पी, ये कंडीशन दे दी, सिंपल। अब सीक्वेंस वाइज चलेंगे, देखो अप्रोच क्या रखेंगे, सीक्वेंस वाइज, जो पहला कंडीशन दिया उसको एनालिसिस करो, सिंपल। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, टू फोर्स पी एंड क्यू दे रखे हैं, रिजल्टेंट क्या है आर, सिंपल। फॉर्मूला अप्लाई क्या होगा हमारा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, ये पहली इक्वेशन होगी, ठीक है। ये गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है सीक्वेंस वाइज। देखो क्वेश्चन कुछ भी दिया है, आपको सीक्वेंस वाइज चलना है, जो जो कंडीशंस दिए उन कंडीशन को यूज करो, सिंपल। तो पी एंड क्यू दो फोर्स दिए थे, रिजल्टेंट आर दिया था, तो डायरेक्टली ये इक्वेशन मैंने अप्लाई कर दी, थीटा के बारे में कुछ नहीं बताया, सिंपल। अब सेकंड कंडीशन क्या बोली है कि क्यू डबल होता है। अब क्या है, सिंपल, पी तो वही है बट क्यू ना होके वो टू क्यू हो गया, क्यू को डबल कर दिया तो टू क्यू कर दिया। अब रिजल्टेंट डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, सपोज उसके बारे में कुछ नहीं बोला मैंने, आर डैश मान लिया, कुछ आर डैश होगी उसकी वैल्यू, ठीक है। अब इस केस में अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो क्या होगा, आर डैश इज इक्वल टू पी स्क्वायर, टू क्यू का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर क्यू स्क्वायर प्लस प्लस टू इंटू पी इंटू क्यू, क्यू इस बार टू क्यू हो गया तो टू इंटू टू हो जाएगा फोर पी क्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये होगी दूसरी क्वेश्चन हमारे पास, सिंपल। बट अब एक पॉइंट यहाँ पे और दिया है कि ये तो सिंपल आपने एनालिटिकल देख लिया कि फोर्स पी और दूसरा फोर्स टू क्यू, तो फोर्स डबल हो गया, सिंपल। फोर्स डबल होने के कारण हो क्या रहा है, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स पी, सिंपल। अब आप इसको एक बार बना कर देखो, डायग्राम कैसे बनेगा, देखो फोर्स पी ये है, सपोज करो क्यू ये है, क्यू कौन सा हो गया, ट्वाइस टू क्यू, ये जो बेसिकली जो अपना ये जो बनेगा क्लोजिंग साइड क्या होगा, रिजल्टेंट आर, और रिजल्टेंट आर इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स पी, रिजल्टेंट आर इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स पी, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में हमें कंडीशन दी है, और ये जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक आप क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आप डायरेक्टली अगर फॉर्मूले पे डील करते रहोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि सॉल्व क्या करना है, क्योंकि यहाँ कंडीशंस दे रखी है कि अगर फोर्स पी, वो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो परपेंडिकुलर है फोर्स पी के, तो कौन सी कंडीशन इसमें से पॉसिबल होने वाली है। आप अगर इन दोनों को देखो तो इन दोनों से आप कुछ भी एनालाइज नहीं कर पाओगे, कोई भी कंक्लूजन पे नहीं आ पाओगे। आप इन दोनों इक्वेशंस को देखो, इन दोनों इक्वेशन से आप कोई कंक्लूजन पे नहीं आ पाओगे कि पी क्यू के बराबर है, कि पी आर के बराबर है, या फिर क्यू आर के बराबर है, या कुछ भी नहीं है। इन दोनों इक्वेशन से आप कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। अब कंक्लूजन पे आने के लिए कंडीशन दी है क्वेश्चन में, क्या कि रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स पी, ठीक है। तो सिंपली फोर्स पी है, क्यू का टू क्यू हो गया डबल, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, परपेंडिकुलर, क्यू की जगह टू क्यू हो गया ना, तो रिजल्टेंट परपेंडिकुलर हो गया फोर्स पी पे। अब देखो ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल पे क्या पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, डेफिनेटली लगेगी। रिजल्टेंट क्या है, आर डैश है ना, जब टू क्यू था तो आर डैश कर दिया, ठीक है। अब एक चीज बताओ, जब मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा मैं, टू क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस आर डैश का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया ये, फोर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस आर डैश स्क्वायर, ठीक है। तो आर डैश की वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, आर डैश की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ फोर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, आर डैश की वैल्यू क्या आ गई, फोर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, आर डैश की वैल्यू आ गई यहाँ से फोर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखो डायरेक्टली मैं आर डैश की वैल्यू, आर डैश स्क्वायर, ठीक है, आर डैश स्क्वायर है ये, ठीक है। तो क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, सिंपल।
तो आर डैश स्क्वायर की वैल्यू हम डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ आर डैश स्क्वायर इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो क्या आएगा, देखो इस आर डैश स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो तो क्या होगा, 4q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4pq कॉस थीटा। ठीक है, 4pq कॉस थीटा। अब यहाँ ध्यान रखना, 4q स्क्वायर से 4q स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक, अब देखो माइनस पी स्क्वायर है, ये p दोबारा इधर लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2p स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा, 4pq कॉस थीटा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। हमने क्या करा, आर डैश स्क्वायर की वैल्यू जो यहाँ पर आई थी इसको उठाकर हमने डायरेक्टली सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया। तो 4q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये पूरी इक्वेशन एज इट इज सी वाली। तो 4q स्क्वायर से 4q स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है, तो p को यहाँ पे लेकर आ गए, ये जो प्लस का p था इधर जाकर नेगेटिव का हो जाएगा, और ये ऑलरेडी p नेगेटिव का है, तो नेगेटिव p और ये वाला इधर आकर नेगेटिव हो गया, माइनस 2p स्क्वायर। ठीक, अब इस 2 से ये 2 कैंसिल करो इससे तो क्या हो जाएगा, माइनस p स्क्वायर इज इक्वल टू 2pq कॉस थीटा। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 2pq कॉस थीटा की। देखो 2pq कॉस थीटा की वैल्यू आ गई माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इक्वेशन दे देते हम 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4, अब देखो 2pq कॉस थीटा की वैल्यू माइनस पी स्क्वायर, इसको डायरेक्टली हम पुट करेंगे ये वाली इक्वेशन में, क्योंकि हमें रिलेशन किसके बीच में निकालना है, पी क्यू आर। आर डैश से तो कोई लेना देना ही नहीं है। देखो आपको सॉल्व करने का प्रोसीजर पता कैसे चलेगा, आपको ऑप्शन देखना है, पी क्यू बोला है आर बोल रखा है, आर डैश बोला ही नहीं, तो आर डैश का तो कोई यूज ही नहीं है हमारा। आर डैश का सिर्फ इतना यूज है पी और क्यू के बीच में रिलेशन निकालने के लिए, पी क्यू और के बीच में रिलेशन निकालने के लिए सिर्फ। क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा, आर डैश का यूज ही नहीं करना, आर डैश का सिर्फ हमें क्या है यूज करना है, सिर्फ दूसरे को चेंज करने के, पी को क्यू के फॉर्म में या पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इन दोनों के टर्म्स में चेंज करने के लिए। क्योंकि आर डैश क्वेश्चन में कहीं है ही नहीं, आर डैश का कोई यूज ही नहीं है, सिंपल। तो आपको क्या दिखा यहाँ पे कि 2pq cos थीटा की वैल्यू माइनस पी स्क्वायर। अब 2pq cos थीटा को मैं डायरेक्टली इस इक्वेशन में पुट करूँगी, इस इक्वेशन में कुछ सोचना, इस इक्वेशन में पुट कर भी दूँ तो कोई मतलब नहीं है उस बात का, क्योंकि यहाँ आर डैश है और आर डैश से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आर डैश नहीं पूछा है, पी क्यू आर पूछा है। तो इस वैल्यू को मैं डायरेक्टली पुट करूँगा ये वाली इक्वेशन में, ना कि इस इक्वेशन में, क्योंकि आर डैश से हमें कोई यूज़ नहीं है। आर डैश अगर क्वेश्चन में यहाँ ऑप्शन में दिया हो तो डेफिनेटली यूज़ करते, तो ऑप्शन में ही नहीं है तो क्यों यूज़ करना उसे। तो 2pq cos थीटा की वैल्यू डायरेक्टली पुट करेंगे इसमें, वरना कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन ये होता है कि 2pq cos थीटा की वैल्यू आ तो गई, चलो ये कुछ आ गया वैल्यू, बट इसका यूटिलाइज कैसे करें ये समझ में नहीं आता है। तो इसका यूटिलाइज करना इससे पता चलेगा ऑप्शन देख के। देखो दो ही इक्वेशन हमारे पास, ये और ये, इन दोनों में ही पुट करनी है वैल्यू, तो इसमें पुट करूँ चाहे इसमें पुट करूँ, बट कंडीशन ये है कि पुट उसमें करो जिसमें ऑप्शन भी तो होना चाहिए। वो अगर यहाँ आर डैश है ही नहीं तो इस इक्वेशन में पुट करने का कोई सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, तो डायरेक्टली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूंगा, पुट दिस इन इक्वेशन 1। अब इस वैल्यू को अगर इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो क्या होगा, देखो आर स्क्वायर ऑलरेडी था इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब 2pq cos थीटा की वैल्यू माइनस पी स्क्वायर, और माइनस पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, आर इक्वल्स टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से फाइनली रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास आर इज इक्वल टू क्यू। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, क्यू इक्वल्स टू आर। तो अप्रोच आपको कब पता चलेगी, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो सिंपल जो जो कंडीशंस दी हैं सीक्वेंस वाइज सबको एनालिसिस करो, उसके बाद आप ऑप्शन को एक बार जरूर चेक करो, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच कई बार आपको ऑप्शन से ही पता चल जाता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन आपने पढ़ा, जो जो गिवन कंडीशंस दी है उसको एनालिसिस करा, और उस कंडीशन एनालिसिस करने के बाद ये ध्यान रखना कि आंसर में पूछा क्या है। विदाउट ऑप्शन देखे अगर आप सॉल्व करो तो कई बार आप रॉन्ग पाथ में भी जा सकते हो, क्योंकि ऑप्शन में जो क्वेश्चन ऑप्शंस जो सेट किए गए वो डिसाइड करता है हमारा सीक्वेंस। एक तो ठीक है कि हमें जो गिवन कंडीशंस दी आपने उसका एनालिसिस करा, ठीक है, बट जो ऑप्शन में दिया है उसके बाद जो सीक्वेंस होने वाला है हमारा ऑपरेशन का, जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो भी स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं,
तो उसमें जो लास्ट स्टेप होगा वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे कि ऑप्शन क्या रखा है। गिवन कंडीशंस दी थी हमें, पी एंड क्यू रिजल्टेंट आर, फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है। पी के बाद पी फोर्स ऐसे ही रहा, 2q को डबल कर दिया, तो फिर हमने इक्वेशन लगा ली कि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये आ गया, ठीक है। फिर लास्ट में एक और कंडीशन दी थी कि q को डबल करने पे रिजल्टेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द p। तो हमने एक बार ऐसे डायग्राम बना के देखा कि एक्चुअली बन क्या रहा है, p q को डबल कर दिया 2q, तो रिजल्टेंट परपेंडिकुलर बन रहा है p पे। तो ऑब्वियस ही बात है, राइट एंगल ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, सिंपली हमने वो अप्लाई कर दी। वो अप्लाई करिए तो वहां पे हमारे पास r डैश का रिलेशन आ गया बेसिकली, 4q माइनस पी स्क्वायर, पी और q के टर्म्स में। तो r डैश को रिप्लेस करा इस इक्वेशन से, फिर वहां से एक और रिलेशन मिला, उस रिलेशन को यूज कर हमने अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में, क्योंकि r डैश का कहीं यूज ही नहीं करना था हमें, तो डायरेक्टली उसको जो हमारी वैल्यू आई 2pq cos थीटा की, इसको हमने अगर इसमें पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा फिर फाइनली, q इक्वल्स टू r या r इक्वल्स टू q, एक ही चीज है। तो जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में कंडीशन दी वैसा एनालिसिस करो, देन ऑप्शंस को जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारा लास्ट स्टेप पता चलता है, क्योंकि सीक्वेंस क्या फॉलो करना डिपेंड ऑप्शंस पे भी करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपको अप्रोच दिख रही है क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशन, वैसे वैसे अप्रोच लगाओ, क्या कंडीशन है क्वेश्चन में, क्या फोर्स सिस्टम है, क्या उसका रेफरेंस क्या है क्वेश्चन का, तो कौन सी इक्वेशंस लगेंगी, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता चल जाएगा आपको, ठीक है। बाकी हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो अभी तक हमने इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस से दो क्वेश्चन हम अभी तक कर चुके हैं, जिसमें हमने पैरेललोग्राम लॉ का यूज किया है, जो कि टू फोर्स सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, मतलब एट अ पार्टिकल ओनली टू फोर्स कैन बी अप्लाइड। उसी का एक्सटेंशन दो फर्दर और क्वेश्चंस है, इसको हम क्लियर करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे स्ट्रांग हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू दो फोर्स दिए, उसका रिजल्टेंट आर, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट गिवन कंडीशन है कि रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू इज आर, ठीक है। देन आगे क्या बोला, इफ वन ऑफ द फोर्स इज रिवर्स्ड, इफ वन ऑफ द फोर्स इज रिवर्स्ड, अब फोर्स को रिवर्स कर दिया गया है, सिंपल, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। देन द रिजल्टेंट इज एस, तो इनिशियली टू फोर्स है पी एंड क्यू, उनका रिजल्टेंट आर, एंड इफ अगर उनमें से कोई एक फोर्स को मैं रिवर्स कर दूं तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा एस, ठीक है। अब आगे क्या दिया है, इफ r माइनस एस स्क्वायर इज 2pq, ये कोई कंडीशन दी है हमें, r माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 2pq, देन फोर्सेस आर कोलिनियर, फोर्सेस आर एट राइट एंगल, फोर्सेस आर एट 60 डिग्री या नन। तो हमें बेसिकली आइडेंटिफाई करना है कि जो गिवन फोर्स सिस्टम है वो कैसा है, कि मतलब उनके बीच में कैसा एंगल, 90 डिग्री है, 60 डिग्री या फिर कोलिनियर है। अब ये फाइंड आउट करने के लिए हमें जो गिवन कंडीशन है उसका एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है सिंपली कि पी एंड क्यू रिजल्टेंट आर, इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, देखो पी एंड क्यू रिजल्टेंट आर, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पैरेललोग्राम वाला, ठीक है। हमें पता है रिजल्टेंट आर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है। तो डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जब टू फोर्सेस अप्लाई हो रहे होते हैं, पी एंड क्यू रिजल्टेंट आर, ठीक है। अब देखो इसका डायग्राम कैसे होगा, सपोज ये कोई P फोर्स है एंड ये कोई Q फोर्स है, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल थीटा, P फोर्स एंड ये Q फोर्स एंगल थीटा, ठीक है। हमें थीटा ही निकालना है बेसिकली, तो मैंने कोई भी लेट सपोज कोई एंगल थीटा अज्यूम कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रखा है, इफ वन ऑफ द फोर्स इज रिवर्स, रिवर्स मतलब कंप्लीटली उसको रिवर्स कर दिया गया। अब रिवर्स देखो कैसे हुआ, अगर सपोज P अभी ऐसे है तो इसका रिवर्स कैसे हो जाएगा, ये इसका रिवर्स होगा ना, जस्ट उसका उल्टा। तो जो भी रिवर्स का मतलब क्या है, जो अभी ओरिजिनली वो है उसके जस्ट अपोजिट 180 डिग्री में हो जाएगा चेंज। तो P फोर्स ऐसा था, इसका जस्ट उल्टा हम देखूंगा तो क्या हो जाएगा P, अब ये एक ही फोर्स रिवर्स के लिए बोला है, चाहे आप Q को रिवर्स करो चाहे P को रिवर्स करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फोर्स कौन से कंसीडर होंगे, ये वाला P एंड ये वाला Q, ठीक है। देखो ओरिजिनली स्टार्टिंग में हमने कंडीशन क्या माना, P एक फोर्स Q एक फोर्स, दोनों के बीच में एंगल थीटा। अब नेक्स्ट क्या कंडीशन दी है, इफ वन ऑफ द फोर्स इज रिवर्स्ड, वही किया मैंने, लेट सपोज मैंने वो P फोर्स मान लिया जिसको रिवर्स किया है, जरूरी नहीं है आप P मानो, आप Q भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। अब P को लेट सपोज मैंने अज्यूम करा कि इसको मैं रिवर्स कर रहा हूँ, तो रिवर्स जस्ट इसका उल्टा। अब जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो सिर्फ इस P फोर्स का
क्यू एज इट इज जो था वैसे का वैसी। अब एनालिसिस करने के लिए फोर्स के बीच का एंगल भी पता होना चाहिए। पहले तो एंगल थीटा, एंगल क्या था थीटा। अब एंगल ये कौन सा हो जाएगा, ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल कौन सा होगा, हमें पता है ना, कोई सिंपल स्ट्रेट लाइन है, एंगल क्या होता है 180 डिग्री। 180 में से ये थीटा ऑलरेडी है तो ये बचेगा कितना 180 माइनस थीटा। ये डिग्री एंगल हमारा दो फोर्स के बीच में होगा पी एंड क्यू। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सिर्फ यही है कि आप एंगल सही लिखो। अगर एंगल आपने लेट सपोज आपने गलत लिखा है तो डेफिनेटली आंसर गलत। तो सिंपल फर्स्ट कंडीशन दी थी पी एंड क्यू रिजल्टेंट आर, हमने उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब बोला था कि एक वन ऑफ द फोर्स इज रिवर्स, तो लेट सपोज वो फोर्स पी है तो पी को जस्ट रिवर्स करा तो ये हो गया। अब जब एनालिसिस करेंगे रिवर्स ऑफ पी का और क्यू एज इट इज सेम है तो एंगल क्या उन दोनों के बीच का लेना पड़ेगा। एंगल ये थीटा था, अब जो ये एंगल होगा इन दोनों के बीच का क्या होगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि एज अ स्ट्रेट लाइन एंगल 180 डिग्री होता है। टोटल कंप्लीट एंगल जो स्ट्रेट लाइन का होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब 180 डिग्री हो गया माइनस थीटा, ये हमारा बेसिकली एंगल हो गया न्यू एंगल जिसका हमें एनालिसिस करना है, ये पी और ये क्यू का। ठीक है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें, बट इस केस में हमें रिजल्टेंट क्या दिया एस। इंपॉर्टेंट ये है जब पहले पी और क्यू थे तो रिजल्टेंट आर था, और जब p को चेंज कर दिया रिवर्स कर दिया सिंपली, p को जब आपने सिंपली रिवर्स कर दिया तब रिजल्टेंट क्या हो रहा है p और q का s, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो आप क्या करोगे डायरेक्टली स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखो मैग्नीट्यूड्स में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज है, और डायरेक्शन में चेंज की वजह से क्या होगा एंगल चेंज हो जाएगा। तो प्लस 2pq cos 180 माइनस थीटा, ये हमारा बेसिकली एंगल हो गया। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये देखो cos 180 माइनस थीटा आपको पता होगा, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो क्या हो जाएगा माइनस थीटा, माइनस मतलब cos माइनस थीटा। ठीक है, तो s स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, क्या हो जाएगा cos थीटा की जगह माइनस cos थीटा, माइनस 2pq cos थीटा। ठीक है, सिंपली क्योंकि cos 180 माइनस थीटा करोगे तो cos सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो सिंपली माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस cos थीटा हो गया। अब लेट अस सपोज इसको इक्वेशन 1 बोले एंड इसको इक्वेशन 2 बोला है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी हुई है आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। अब मुझे आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू 2pq दी है। ठीक है, बट आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर कैसे मिलेगा मुझे, जब मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करूंगा, सिंपल। क्योंकि देखो ये पता कैसे चला कि मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, वो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में कैसे गिवन है इन द फॉर्म ऑफ दिस कंडीशन आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 2pq। तो सिंपली आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर दिया है तो डायरेक्टली मुझे पता है एक इक्वेशन आर स्क्वायर की है दूसरी इक्वेशन एस स्क्वायर की है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आर माइनस एस स्क्वायर का कुछ ना कुछ टर्म मिलेगा मुझे सिंपली। तो क्या करेंगे हम वन इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से माइनस करेंगे, तो सपोज इसे माइनस करें तो क्या आएगा, ये तो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 2pq cos थीटा पॉजिटिव का है, बट जब माइनस करेंगे इसमें तो ऑलरेडी माइनस साइन है तो माइनस माइनस पॉजिटिव, तो बचेगा क्या आप यहाँ पे 4pq cos थीटा। ठीक है, 4pq cos थीटा। ध्यान रखना ये p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दोनों इक्वेशन में कॉमन है तो कैंसिल आउट होगा क्योंकि दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट ये अपोजिट साइन के तो दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि बीच में माइनस साइन आएगा तो माइनस माइनस पॉजिटिव। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट देखो आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर कंडीशन 2pq गिवन है। ठीक है, तो आर माइनस एस स्क्वायर को हम डायरेक्टली पुट करते हैं फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या 2pq इज इक्वल टू 4pq cos थीटा, क्योंकि हमें क्या गिवन है आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 2pq, ये चीज क्या है हमें, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। जैसे जैसे क्वेश्चन में सीक्वेंस वाइज हमें कंडीशंस दी है वैसे वैसे उसका एनालिसिस करना है सिंपली। ठीक है, तो आर स्क्वायर दिया था पहले पी एंड क्यू का रिजल्टेंट, सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फिर बोला था कि एक फोर्स को रिवर्स कर दो तो हमने पी एज्यूम करा, पी को मैंने रिवर्स कर दिया, पी को रिवर्स किया, फिर जो रिवर्स करा हुआ पी है उसका और क्यू का रिजल्टेंट गिवन है एस, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, बट चेंज क्या आएगा, सिर्फ चेंज आ रहा है एंगल पे, पहले थीटा था अब 180 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, और रिजल्टेंट भी आर स्क्वायर से एस स्क्वायर हो गया।
क्वेश्चन में हमें आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर कंडीशन गिवन थी, तो दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों इक्वेशन को, तो ये टर्म आ गया। और ये कंडीशन हमें डायरेक्टली गिवन है, तो आर माइनस एस स्क्वायर की जगह मैं क्या रखूंगा, पुट 2pq। अब देखो pq से pq कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, देखो 2 से इसे काटा तो बचा 2, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1/2, एंड cos थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे, तो डायरेक्टली हमारे यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा क्या फाइनल आंसर, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो सिंपल आंसर क्या होगा हमारे इसमें, ऑप्शन सी। तो आपको बस ध्यान रखना है, देखो फॉर्मूला सेम है पैरेललोग्राम वाला, जब भी 2-4 सिस्टम आएगा तो ये फॉर्मूला तो डेफिनेटली लगेगा ही लगेगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, 2 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कर चुके हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो आप बस इंपॉर्टेंस देखो इस फॉर्मूले की, इसमें फॉर्मूले में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत ही सिंपल होंगे। अब सिंपल तब लगेंगे जब आप सीक्वेंस वाइज फॉलो करो। सीक्वेंस क्या, देखो पहले जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला लगाया, उसके बाद क्वेश्चन में कंडीशन चेंज कर दी गई है, तो फिर हमारे फॉर्मूले में भी चेंजेस होंगे, ऑब्वियसली एंगल चेंज हुआ, रिजल्टेंट की वैल्यू चेंज हुई, फिर कुछ एक कंडीशन दी, उस कंडीशन का हमने यूटिलाइज किया, तो फाइनली हमारे पास एंगल थीटा आ गया 60 डिग्री। तो इस तरीके से सीक्वेंस वाइज करेंगे सॉल्व, तो हमारा क्वेश्चन कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें देखो ये तो हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें हम देखें तो क्या है, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, सेम वही 2-4 सिस्टम वाला एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्योंकि 2-4 सिस्टम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करें, सो दैट हमारे कंसेप्ट इतने स्ट्रांग हो कि कोई भी डिफरेंट क्वेश्चन आएगा 2-4 सिस्टम का तो हम इजीली उसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या है, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट 60 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल दे दिया डायरेक्टली, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट 60 डिग्री इज 7 न्यूटन, ठीक है। रिजल्टेंट दे दिया, एंगल थीटा दे दिया, फोर्स नहीं बताया, सिंपल। अब कंपेयर करूं अगर पहले वाले क्वेश्चन में, तो क्या था, फोर्स दे रखे थे पी एंड क्यू, रिजल्टेंट दे रखा था, फिर एंगल पूछा था। अब यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऑलरेडी आपको दोनों फोर्स के बीच का एंगल दिया है, रिजल्टेंट भी दे दिया, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है, व्हेन एक्टिंग एट राइट एंगल इज √34 न्यूटन, ठीक है। अब देखो रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स, जब 60 डिग्री हो दोनों के बीच में एंगल, तो 7 न्यूटन है, और रिजल्टेंट का वैल्यू √34 न्यूटन है, कब, जब दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो दो कंडीशन है, जब एंगल दोनों फोर्स के बीच में 60 डिग्री, रिजल्टेंट 7 न्यूटन, और जब दोनों फोर्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, मतलब राइट एंगल हो, तो रिजल्टेंट की वैल्यू √34 न्यूटन। तो ये दो कंडीशन दे रखी है, और फाइनली पूछा क्या, द फोर्सेस आर, तो यहाँ पे हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है, और इससे प्रीवियस क्वेश्चन देखे तो फोर्स की जगह हमें क्या निकालना था, थीटा, दोनों फोर्स के बीच का। तो इस तरीके से वेरिएशन होगा क्वेश्चंस में, बट अल्टीमेट क्या है, फॉर्मूला सेम है, बस आपको जो जो कंडीशंस दिए हैं एज इट इज आगे प्रोसीड करना है। तो देखो सबसे पहले अगर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो हमारी अप्रोच क्या होगी, जो भी कंडीशन थी उसका एनालिसिस करो, सिंपल। बोला रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट 60 डिग्री, ठीक है, थीटा आपको दिया 60 डिग्री, ठीक है, थीटा 60 डिग्री दिया, एंड रिजल्टेंट की वैल्यू क्या दी है, 7 न्यूटन, ठीक है, रिजल्टेंट की वैल्यू 7 न्यूटन, थीटा 60 डिग्री, ओके। अब देखो फॉर्मूला तो वही लगेगा ना, फॉर्मूला तो हमारा यही सेम लगेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, सपोज नाम दे दिया मैंने pq, सेम नाम दे दो, p एंड q दो फोर्सेस है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 60 डिग्री, ठीक है, एंगल गिवन है इसलिए 60 डिग्री लिख दिया मैंने पहले, ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू 7 न्यूटन, आर गिवन है, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2 इंटू पी क्यू, कॉस 60 डिग्री क्या हो जाएगा, हाफ, कॉस 60 हाफ होता है ना, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 49 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, सॉरी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ 2pq बचेगा अपने पास, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन pq, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन थी, उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला पुट करा, फॉर्मूले में हमने थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पुट करी है,
आर की वैल्यू 7 न्यूटन था तो आर स्क्वायर 49 हो गया। ठीक, तो ये पहली इक्वेशन होगी हमारी। ठीक है, ये हमारा हमने एनालिसिस कर लिया जो फर्स्ट कंडीशन गिवन थी। अब सेकंड क्या है? सेकंड है कि जब दोनों फोर्स 90 डिग्री पे होंगे तो क्या होगा रिजल्टेंट? अंडर रूट 34। सिंपल, सेम वही चीज, थीटा का क्या है इस बार 90 डिग्री, रिजल्टेंट की वैल्यू अंडर रूट 34 न्यूटन। ठीक है, सिंपली डायरेक्ट फॉर्मूला यही लगेगा तो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख लेता हूँ रिजल्टेंट। आर का स्क्वायर अंडर रूट 34 क्या हो जाएगा 34, सिंपली क्योंकि अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो आर का, तो 34 आ गया। इक्वल्स टू क्या होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 90 डिग्री, एंड cos 90 डिग्री इज 0, तो ये टर्म 0 हो गया ना अपने आप में, ये टर्म 0, तो 34 की वैल्यू आ गई हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो सपोज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दो इक्वेशन, अगेन दो इक्वेशन बनी, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो 49 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, और यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू 34, तो डायरेक्टली इस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू में क्या इक्वेशन 1 में पुट करूं तो मुझे क्या पी क्यू की वैल्यू मिल जाएगी ना। सेम हम वही करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इन इक्वेशन 1। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू जो हमें यहाँ पे मिली है 34, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, फाइनली आंसर कितना आएगा 49 इज इक्वल्स टू 34 प्लस पी क्यू। ठीक है, आगे अब देखो पी क्यू की वैल्यू सॉल्व करोगे क्या होगा 49 माइनस 34, 9 में से हो गया बचेगा 5, देन 4 में से 3 के 1, तो पी क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ से 15। तो अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, पी क्यू क्या थे दो फोर्सेस जो हमने कंसीडर कर रहे थे, तो ये हमारे पास फाइनली एक रिजल्ट आ गया। अब देखो यहाँ से हमें एक चीज पता चली, दो हमारे जो फोर्सेस है दो पी एंड क्यू, उनका प्रोडक्ट 15। अब अगर कोई ऑप्शन में ऐसा कोई दो फोर्स है जिनका प्रोडक्ट 15 है और वो एक अकेला ऑप्शन है, फिर तो हमारा आंसर डायरेक्टली वही, अदरवाइज हमें निकालना पड़ेगा पी एंड क्यू इंडिविजुअली। एक बार चेक कर ले रहे हैं, पी एंड क्यू का प्रोडक्ट 15, देखो फर्स्ट ऑप्शन 5 इंटू 4 20 गलत, 6 इंटू 3 18 गलत, 5 इंटू 3 15, तो ये एक ऑप्शन है जिसमें सिर्फ 15 आ रहा है प्रोडक्ट फोर्सेस का, 4 इंटू 3 12, ये भी गलत, तो ओनली ऑप्शन क्या अवेलेबल है 5 इंटू 3, मतलब एक फोर्स 5 दूसरा 3 न्यूटन। अब इसको मैंने डायरेक्टली इसलिए करेक्ट टिक कर दिया कि सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि और कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें प्रोडक्ट आए फोर्सेस का 15, क्योंकि फाइनली आंसर क्या आ रहा है हमारा प्रोडक्ट ऑफ फोर्सेस 15 न्यूटन। अब अगर सपोज कोई दूसरा ऑप्शन होता है वहां पे, सपोज कोई और दूसरा ऑप्शन है जहाँ 15 हो या ऐसी कोई वैल्यू, देखो सपोज जहाँ तो 15 आया वहां अगर कोई दूसरी फोर्स की वैल्यू सपोज 20 है, 20 10 इंटू 2 भी हो सकता है, 5 इंटू 4 भी हो सकता है। अब अगर ऐसे दो ऑप्शंस मैच कर रहे होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली दोनों फोर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब उसका भी एक तरीका है, ठीक है, तो सिंपली अगर कोई फोर्स का प्रोडक्ट की वैल्यू 15, सपोज इस केस में 15 आ रही है और कोई भी केस में 15 नहीं है, तो डेफिनेटली वही हमारा आंसर है। बट इन अ केस अगर सपोज यहाँ प्रोडक्ट आता है 20, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्सेस आता है 20, तो 10 इंटू 2 भी 20 होता है, 5 इंटू 4 भी 20 होता है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज है ना। अगर दोनों ही पॉसिबिलिटीज ऑप्शंस में अवेलेबल है तब आपको क्या होगा, आपको क्या चेक करना पड़ेगा बेसिकली कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखो इसको फर्दर कैसे आगे चेक करेंगे कि पी एंड क्यू की इंडिविजुअल वैल्यू क्या होगी। देखो ए प्लस बी का स्क्वायर मालूम है ना क्या होता है, देखो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ठीक है, सिंपल। अब देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू 34, ठीक, पी क्यू की वैल्यू 15, 15 इंटू 2 30, ठीक है, देखो p प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से उठा रहा हूँ 34, ठीक है, प्लस 2 इंटू पी क्यू की वैल्यू ये हमने निकाल ली 15, 2 इंटू 15 कितना है आंसर 34 प्लस 30 64, 34 प्लस 60, तो 34 प्लस 30 क्या हो जाएगा 64, तो p प्लस क्यू जब आप अंडर रूट लोगे तो 8 का स्क्वायर 64 होता है ना, तो p प्लस क्यू 8 हो गया, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब देखो दूसरा कैसे निकालोगे,
दूसरा आप ऐसे निकाल सकते हो p माइनस क्यू का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा p स्क्वायर अगेन प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq अगेन p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू 34 पुट करेंगे pq की वैल्यू 15 पुट करेंगे, ठीक है। क्या होगा p माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू 34, ठीक है, माइनस 2 इंटू 15, ठीक है, 2 इंटू 15 30, 34 में से 30 गया बचा 4, ठीक है। अब जब 4 का अंडर रूट करोगे क्योंकि p माइनस क्यू का होल स्क्वायर है, अब अंडर रूट करोगे तो 4 2 आएगा, तो p माइनस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो बेसिकली दो इक्वेशन अगेन हमारे पास बन गई यहाँ पे, तो फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो सपोज इसको मैंने बोला इक्वेशन थर्ड, इसको बोला इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। अब जब थर्ड एंड फोर्थ को मैं सॉल्व करूंगा, थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करूंगा तो इंडिविजुअली p एंड q की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ, सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ हमें क्या मिलेगा, देखो इन दोनों इक्वेशन को सिंपली ऐड करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को डायरेक्टली सिंपली ऐड करूंगा तो q प्लस माइनस क्यू कैंसिल आउट, ठीक है, p प्लस p 2p और यहाँ पे प्लस करेंगे तो क्या होगा 8 प्लस 2 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 5। सिंपली देखो इसे ऐड कैसे सॉल्व करेंगे, p प्लस q 8 p माइनस q इज इक्वल टू 2, सॉल्व ऐड कर रहे हैं मैं जस्ट, तो ये कैंसिल आउट, ये 2p ये 10, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 10, p की वैल्यू 10 न्यूटन, ठीक है, p की वैल्यू हमारे पास क्या 10 न्यूटन। अब p की वैल्यू 10 न्यूटन है, किसी में भी पुट कर दो q की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, क्या आएगी, ठीक है, सॉरी 2 को 10 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपके पास फाइनली आंसर 5 न्यूटन, सॉरी, ठीक है। तो 2 से आपने 10 काटा तो क्या बचेगा 5, तो p की वैल्यू 5 न्यूटन। जब p की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा, p की वैल्यू 5 पुट करोगे तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 2 3, तो q की वैल्यू आ जाएगी 3 न्यूटन। तो फाइनली हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यूज आ गई p एंड q की, क्योंकि हमने सॉल्व कहां तक किए थे, देखो सिर्फ p q के प्रोडक्ट तक 15, ऑप्शन में चेक करा तो एक ही ऑप्शन था जिसका प्रोडक्ट 15 आ रहा था, तो हमारा काम यहीं खत्म, इससे आगे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बट इन अ केस कभी जो प्रोडक्ट है और ऑप्शन में एक से ज्यादा ऑप्शंस मैच हो रहे होंगे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट की वैल्यू के अकॉर्डिंग, तब आपको फर्दर आगे चेक करना पड़ेगा इंडिविजुअल वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। इंडिविजुअल वैल्यू निकालना सिंपल मैथमेटिक्स है, a प्लस बी का स्क्वायर करना है और a माइनस बी का स्क्वायर करना है, दो इक्वेशन बनेगी फर्दर, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो इंडिविजुअल वैल्यूज आ जाएगी। तो p की वैल्यू देखो सॉल्व करा तो 5 न्यूटन आया, p की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे 5, 2 माइनस करोगे तो 5 माइनस 2 3 न्यूटन आंसर। तो इस तरीके से बेसिकली आप प्रोसीड करोगे तो कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। देखो 2-4 सिस्टम मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 2-4 सिस्टम में कुछ चेंजेस, देखो क्वेश्चन को किस तरीके से चेंज किया जाता है, यहाँ पे क्या था वैल्यूज दे दी की दो फोर्स आर रिजल्टेंट और एक कोई रिलेशन दे दिया, तब पूछा कि दोनों फोर्स के बीच में एंगल क्या होगा, ये तो है ना, ये रिजल्टेंट दे रखी है, वैल्यूज दे रखी है और एक कोई कंडीशन दे दी, फिर उस कंडीशन के हेल्प से हमें एंगल निकालना था दोनों फोर्स के बीच का। सिंपल जैसे जैसा कंडीशन दी है वैसे वैसा सिंपल यूज करो सेम अप्रोच के साथ। अप्रोच सिंपल ये रखनी है, जो कंडीशन दी है उसका एनालिसिस करना है, फिर देन फर्दर जो कंडीशन दी है उसका एनालिसिस करना है, ठीक। वैसे वैसे करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व। फॉर्मूला सिंपल 2-4 सिस्टम के केस में पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला यूज करना है मोस्ट ऑफ द टाइम, अदरवाइज इन केस अगर क्वेश्चंस में एंगल्स गिवन होते हैं तो साइन रूल सबसे बेस्ट होता है। साइन रूल सबसे बेस्ट कब है, जब एंगल्स गिवन हो विद इन द बिटवीन द फोर्सेस और रिजल्टेंट एंड फोर्सेस, तो साइन रूल सबसे बेस्ट है तब के केस में। बट अगर सिर्फ वैल्यूज दी हैं तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करो पैरेललोग्राम वाला, ठीक। अब जैसे ये क्वेश्चन में था रिजल्टेंट दिया है और एंगल भी दिया है, दो केस दिए हैं, एंगल 60 डिग्री रखा तो रिजल्टेंट की वैल्यू 7 न्यूटन, एंगल 90 डिग्री रखा मतलब दो फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री रखा तो रिजल्टेंट की वैल्यू √34 न्यूटन। तो यहाँ से दो कंडीशंस दी, दोनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करा। देखो पहली कंडीशन का एनालिसिस ये इक्वेशन 1, दूसरी कंडीशन का एनालिसिस इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तब हमारे पास आंसर आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू, और प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू आया, चेक करो ऑप्शन में डायरेक्टली आंसर 5 × 3 15, तो ये करेक्ट ऑप्शन था। इन केस अगर कोई ऐसी वैल्यू आती है उसमें मोर देन वन ऑप्शन मैच होता है तो आपको फिर आगे फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल जैसे जैसे कंडीशन थी अपने पास ये, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन ये 1 बनी,
फिर अपने पास दूसरी कंडीशन थी, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास दूसरी इक्वेशन बनी, फिर दोनों इक्वेशन को हमने साइमल्टेनियसली यूज किया तो PQ का प्रोडक्ट आ गया। तो सिंपल एज इट इज हमें यही अप्रोच रखनी है, जो जो कंडीशंस दी होगी एज इट इज उसका एनालिसिस करना है। फिर देन जो इन केस हमें कोई ऑप्शंस में ऐसा लगता है कि हमें कोई अप्रोच को डिफरेंट रखना है, तो ऑप्शन से भी पता चल जाएगा डायरेक्टली हमें कई बार। तो ऑप्शंस को भी ध्यान रखना है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ऑप्शंस को जरूर देखो, क्योंकि अप्रोच कई बार क्वेश्चंस के ऑप्शन से ही पता चल जाती है। क्योंकि ऐसा होता है कई बार ऑप्शंस इस तरीके से सेट किए होते हैं, तो आपको बेसिकली पता चल जाता है कि किस पाथ से अगर मैं फॉलो करूंगा तो मैं आंसर फाइनल आंसर तक पहुंच पाऊंगा। इन केस अगर आप ऑप्शन नहीं देखते हो, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो क्या होगा, आप क्वेश्चन तो सॉल्व करो बट आप उस पर्टिकुलर वे में सॉल्व नहीं कर रहे हो जिससे आंसर जल्दी से जल्दी आए, तो वहां प्रॉब्लम हो जाती है। आंसर नहीं आता 2-3 मिनट तक तो आपको लगता है क्वेश्चन डिफिकल्ट है। बट ध्यान रखना, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे मोर मैक्सिमम आपको 2 मिनट से में अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता नहीं जो 3-4 मिनट ले। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब ये है कि 1 and 2 मिनट्स में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, सो इसके बाद हम फर्दर 1-2 क्वेश्चंस और देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड। ठीक है, सो अभी तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स करे सबके सब 2-4 सिस्टम थे। अब हम मूव ऑन करेंगे 3-4 सिस्टम में। ठीक है, अब ध्यान रखना, जब हमने 3-4 सिस्टम पढ़ा था, 3-4 सिस्टम के लिए हमने एक बहुत ही फेमस थ्योरम पढ़ी थी, उसका नाम था लामिस थ्योरम। ठीक है, तो जहां भी आपको 3-4 सिस्टम देखे और वो बॉडी इक्विलिब्रियम में, तो आप डायरेक्टली लामिस थ्योरम लगा सकते हो। बट ध्यान रखे, लामिस थ्योरम लगाने के लिए कंडीशंस क्या है, तीनों फोर्स कंकरेंट होने चाहिए, कोप्लेनर एंड कंकरेंट, एंड बॉडी शुड बी इन इक्विलिब्रियम, तभी आप लामिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो सिंपली। ठीक है, और इस तरीके से भी बोला जाता है व्हेन बॉडी इज इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस, अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस, देन ऑल द 3 फोर्सेस मस्ट बी कंकरेंट। ये बहुत फेमस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम्स लामिस थ्योरम से। एक तो डायरेक्टली न्यूमेरिकल है या फिर एक ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल क्वेश्चन। व्हेन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी जब भी इक्विलिब्रियम में है, अंडर द एक्शन ऑफ ओनली 3 फोर्सेस, अंडर द एक्शन ऑफ ओनली 3 फोर्सेस, मतलब सिर्फ 3 ही फोर्स लग रहे हैं बॉडी पे और बॉडी इक्विलिब्रियम में, तो वो फोर्स हमेशा कोप्लेनर एंड कंकरेंट होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशंस हमेशा ध्यान रखनी है लामिस थ्योरम की। अब नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन है 3-4 सिस्टम का ही। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, एंड द रिएक्शन आर। ठीक, द वेट ऑफ द बॉल इज 100 न्यूटन, बॉल का वेट हमें 100 न्यूटन दिया है, ये कोई स्ट्रिंग है, इसको नाम हम दे देते ए बी। ठीक है, तो ए बी कोई एक स्ट्रिंग है। ठीक है, जो टेंशन जो हो रहा है स्ट्रिंग में वो हमें निकालना है, और एक रिएक्शन आर, ठीक है, जो कि यहाँ प्रोड्यूस होगा। अब ध्यान रखना, हमने एक टॉपिक पढ़ा था फ्री बॉडी डायग्राम, तो कभी भी बॉडी जब कनेक्टेड होता है नंबर ऑफ बॉडीज से, तो उस बॉडी का जो एनालिसिस है वो तभी पॉसिबल है जब आप उसको उस सिस्टम से आइसोलेट कर दो। आइसोलेट कर तो देंगे, बट आइसोलेट करने में क्या ध्यान रखना आपको, आइसोलेट करते वक्त सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सारे कॉन्टैक्ट्स रिमूव हो जाने चाहिए एंड ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, मतलब सारे के सारे फोर्स उस पर एक्ट होने चाहिए, इंक्लूडिंग सेल्फ वेट एंड द रिएक्शन फोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है वो तो ठीक है, बट साथ साथ जो नॉन अप्लाइड वाली कैटेगरी है, सेल्फ वेट एंड रिएक्शन फोर्स। ठीक है, अब एक और बात बोली थी, रिएक्शन फोर्स कहाँ पे आता है, जब भी बॉडी किसी और बॉडी के साथ कांटेक्ट में होगी तो डेफिनेटली रिएक्शन फोर्स आएगा। अब उसमें भी एक और बात बोला था, जब अगर सरफेस स्मूथ होगा तो रिएक्शन हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द कांटेक्ट सरफेस बेसिकली। ठीक है, अगर स्मूथ नहीं होता इन केस तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी लगता है यहाँ पे, तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, स्मूथ वॉल बोल रखा है तो डायरेक्टली रिएक्शन फोर्स लगेगा, वो भी परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस। ठीक है, ये बात क्लियर है, तो परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस लगेगा, सही है। अब देखो, अगर मैं इस बॉडी की, इस बॉल की बात करूं तो मुझे इसका एनालिसिस करना है, तो इसका सबसे पहले मुझे क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए बस वही है कि बॉडी को आइसोलेट करना है सिस्टम से, सारे कॉन्टैक्ट्स को रिमूव करना है और जो फोर्स हैं वो सारे अप्लाई करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप यही है इस क्वेश्चन में कि आपका एफबीडी करेक्ट होना चाहिए। एफबीडी सबसे इंपॉर्टेंट है, एफबीडी सही है तो आगे क्वेश्चन अपने आप सही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप की बात करूं तो स्टेप 1 क्या है हमारे पास यहाँ पे, एफबीडी, ड्रॉ एफबीडी। तो हमें एफबीडी ड्रॉ करना है। ठीक है, किसका, इस बॉल का। अब देखो, बॉल पे एक तो स्ट्रिंग अटैच्ड है, एक ये स्मूथ बॉल के साथ कांटेक्ट में, और एक खुद का वेट उसका 100 न्यूटन जो गिवन है हमें। ठीक है,
अब देखो रिएक्शन फोर्स तो डेफिनेटली ये परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, कांटेक्ट सरफेस रिएक्शन आर। अब क्वेश्चन पूछा है टेंशन भी स्ट्रिंग में। अब देखो टेंशन कई बार डाउट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को, टेंशन किस तरफ बना हुआ है, ये टेंशन का बनेगा किस तरीके से, साइन कन्वेंशन ऐसे ऐसे, ये चीज कई बार कंफ्यूजन हो जाता है इस केस में। टेंशन देखो सिंपल सी बात है, टेंशन इन द स्प्रिंग, कभी ऐसा नहीं बोला कंप्रेशन इन द स्ट्रिंग, क्योंकि कंप्रेशन को वो रजिस्टर ही नहीं करता। जिस चीज के लिए वो रजिस्टर नहीं करेगा तो वो ऑब्वियस ही बात है वहां कंप्रेशन की वैल्यू कोई होगी नहीं, जीरो, सिंपल। स्ट्रिंग सिर्फ टेंशन फोर्स को ही बेयर कर सकता है, कंप्रेसिव फोर्स को नहीं, तो इसलिए टेंशन बोला है। अब देखो टेंशन का मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम द बॉडी। टेंशन का मतलब ही है कि अवे फ्रॉम द बॉडी, जिस भी आप बॉडी को कंसिडर कर रहे हो उससे अवे फ्रॉम इट, मतलब उससे अवे होगा जो भी फोर्स का डायरेक्शन होगा। सपोज अगर बॉडी ये है तो फोर्स का डायरेक्शन अवे होगा, ये बॉडी है तो फोर्स का डायरेक्शन इससे अवे। बट अगर कंप्रेसिव बोलूंगा तो टुवर्ड्स द बॉडी, टुवर्ड्स द बॉडी ये कंप्रेसिव फोर्स है। बट अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन है। तो ऑब्वियस ही बात है स्ट्रिंग में टेंशन आना है, ऑब्वियस नेचर है, स्ट्रिंग सिर्फ टेंशन फोर्स को ही बेयर कर सकती है, कंप्रेसिव फोर्स को नहीं। अब देखो देखो क्या होगा कि मैं इस बॉल की बात कर रहा हूँ, तो बॉल के लिए ये स्ट्रिंग इसको टेंशन मतलब अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, तो ऑब्वियस ही बात है अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन ड्रॉ करोगे टी, ठीक है। और वही स्ट्रिंग इस वॉल पे भी अटैच है तो इस वॉल को भी इस तरफ खींच रही है, तो अवे फ्रॉम इट इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है। तो हमेशा याद रखना टेंशन कैसे बनेगा, ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। जिस भी आप बॉडी के साथ वो कनेक्टेड है, टेंशन इस बॉल के साथ कनेक्टेड है तो अवे फ्रॉम द बॉडी, टेंशन वॉल के साथ कनेक्टेड है तो अवे फ्रॉम द वॉल, सिंपल। तो टेंशन जब भी ड्रॉ करोगे स्ट्रिंग में सिर्फ इतना पॉइंट ध्यान रखना है, इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो टेंशन इन स्ट्रिंग is always away from the body which is under consideration, तो आप जिस भी बॉडी को कंसिडर कर रहे हो तो टेंशन जो स्ट्रिंग का है वो उससे अवे होगा हमेशा, इसलिए टेंशन बोला जाता है, ठीक है ना। बॉडी ये है तो टेंशन क्या है, अवे, अवे फ्रॉम द बॉडी। वॉल के लिए अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉल के लिए अवे हो रहा है, और इस वॉल के लिए ये चीज अवे हो रहा है, तो अवे फ्रॉम द बॉडी, सिंपल। ये पॉइंट ध्यान रखना, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि टेंशन कैसे बनेगी, डायरेक्शन इसको कंसिडर करो तो इधर, इसको कंसिडर करूंगा तो इधर की तरफ, सिंपल। सो अब इसके बाद नेक्स्ट एफबीडी बनाते हैं, ठीक है। तो बॉल के ऊपर जो जो फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे सपोज फ्रिक्शन आर, टेंशन टी एंड उसका सेल्फ वेट, वो हमें कंसीडर करना है, सिंपल, ठीक है। अब देखो होगा क्या यहाँ पे, सबसे पहले इसका हम एफबीडी बनाएंगे। तो एफबीडी के लिए ये बॉल है, ठीक है, ये लग रहा है इस पे 100 न्यूटन इसका फोर्स, सेल्फ वेट, ठीक है। रिएक्शन आर ऐसे लग रही है टुवर्ड्स राइट, तो सिंपली इसको मैं राइट की तरफ ड्रॉ कर देता हूँ। टेंशन टी ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये एंगल हमें पता है 15 डिग्री, ठीक है। अब देखो तीनों फोर्स, ये तीनों फोर्स कंकरेंट है बॉडी इक्विलिब्रियम में, लामिस थ्योरम, लामिस थ्योरम क्या होगी, अकॉर्डिंग टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू लामिस थ्योरम, लामिस थ्योरम क्या होगा 100। देखो सपोज मैं सबसे पहले कंसीडर करता हूँ 100 अपॉन साइन। अब एंगल कौन सा होगा, ये इंपॉर्टेंट है, एंगल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका। 100 और 100 के अपोजिट वाला एंगल, ये तो हमें पता है, ये चीज ये 90 डिग्री होगा, 90 प्लस 15 105, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो साइन 105, ठीक है। अब आर के अपोजिट एंगल ये वाला पूरा का पूरा, बट पूरा का पूरा में क्या है ये, अगर मैं पूरा देखूं 180 में से 15 माइनस कर दूं, 180 में से 15 माइनस कर दूं तो क्या बचेगा 165, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आर अपॉन साइन 165, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या बचता है टी, टी के अपोजिट एंगल ये,
90 डिग्री, तो डायरेक्टली टी अपॉन साइन 90 डिग्री। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये हो गया लामिस थ्योरम के अकॉर्डिंग डायरेक्टली फॉर्मूला हमने लगा लिया। बस फॉर्मूले में इंपॉर्टेंट सिर्फ ये ध्यान रखना है आपको कि एंगल करेक्ट होना चाहिए। जैसे अपने 100 था, 100 के जस्ट अपोजिट एंगल टी और आर के बीच वाला एंगल। सिंपल, आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे आप 100 एक फोर्स है तो 100 के अपोजिट वाला एंगल कौन सा होगा, जो बाकी दो फोर्स है उनके बीच का एंगल। 100 के अलावा दो फोर्स कौन से हैं, टी टेंशन, आर रिएक्शन। तो टेंशन और रिएक्शन के बीच में, टेंशन और रिएक्शन के बीच का जो एंगल है वो आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो 90 था, 90 प्लस 15 105। ठीक है, अब देखो आर, आर के अपोजिट एंगल कौन सा होगा, टेंशन टी और 100 के बीच वाला एंगल। ध्यान रखना, आर के अपोजिट वाला एंगल कौन सा होगा, टेंशन टी और 100 न्यूटन के बीच वाला एंगल। तो इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा होगा, देखो पूरा कंप्लीट एंगल क्या होना था 180, 180 में से 15 ऑलरेडी है तो 180 माइनस 15, ये बेसिकली जो एंगल है ये क्या होगा 180 माइनस 15, 180 माइनस 15 डिग्री। ठीक है, 180 माइनस 15 डिग्री, तो 180 माइनस 15 डिग्री साइन 165। एंड लास्ट टेंशन टी के अपोजिट एंगल आर और 100 के बीच में, आर और 100 के बीच में क्या है 90 डिग्री। सिंपल, अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, तो देखो साइन 100 अपॉन साइन 105, देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड बाय साइन 105। ठीक है, देखो इसकी वैल्यू हम जब कैलकुलेट करते हैं ना 100 अपॉन साइन 105, 100 अपॉन साइन 105, ठीक है, तो ये वैल्यू आती है हमारे पास 103.52। ठीक है, इसी को हम इक्वल लगेंगे टी अपॉन साइन 90, साइन 90 हमारा कितना होता है 1, डायरेक्टली हमारे पास टी की वैल्यू आ गई 103.52 न्यूटन। ठीक है, सिमिलरली इसी की वैल्यू इसके बराबर रखूंगा आर अपॉन साइन 65। देखो इसी वैल्यू में अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ साइन 165 तो आंसर आएगा 26.8। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन की वैल्यू आ गई 26.8 न्यूटन। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई जो हमें निकालनी थी। ठीक है, तो क्या आपने अप्लाई करा, लामीस थ्योरम अप्लाई करा। बट देखो ध्यान रखना एक बात का, लामीस थ्योरम से भी आंसर आ सकते हैं और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगा के भी। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कौन सी, समेशन ऑफ fx इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ fy इक्वल्स टू 0, सिंपल। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगा के। ठीक है, ये हो गया। तो कभी भी 3-4 सिस्टम आए तो मैक्सिमम टाइम तो आप लामीस थ्योरम लगाओ, सिंपल। 3-4 सिस्टम है, लामीस थ्योरम सबसे बेस्ट और सिंपल तरीका है सॉल्व करने का। बट लामीस थ्योरम में इतना ध्यान रखना, एंगल जो है एंगल प्रॉपर्ली लिखे होने चाहिए। इन केस अगर आपने एंगल अपोजिट जो लिखना था वो गलत लिखा तो आंसर डेफिनेटली सारे के सारे आंसर ही गलत आएंगे, सिंपल सी बात है। और एंगल निकालने का तरीका क्या है, सिंपल। जब भी आप लिखते हो 100 कोई भी फोर्स, सपोज ये 100 न्यूटन है तो 100 अपॉन साइन थीटा लिखते हो। अब बट वो थीटा कौन सा होता है, ये इंपॉर्टेंट। साइन अपॉन 100 न्यूटन अपॉन साइन समथिंग एंगल, वो समथिंग एंगल कौन सा है, देखो 100 के अपोजिट वाला एंगल जो बाकी दो फोर्स हैं उनके बीच वाला एंगल। 100 न्यूटन फोर्स है और 100 न्यूटन के अलावा कौन से फोर्स है दूसरे, टेंशन टी और रिएक्शन आर। तो टी एंड आर के बीच का जो एंगल होगा क्या होगा, वो आपको कंसीडर करना है डायरेक्टली 100 अपॉन साइन 105, सिंपल। वैसे ही अगर मैं टी की बात करूं तो टी के लिए अपोजिट एंगल कौन सा, रिएक्शन आर और 100 न्यूटन के बीच वाला, और आर और 100 के बीच में क्या है 90, तो टी अपॉन साइन 90, सिंपल। इस तरीके से आपको फॉलो करना है अप्रोच को। ठीक है, तो लामीस थ्योरम जब भी 3-4 सिस्टम आएगा लामीस थ्योरम अप्लाई करो डायरेक्टली। 2-4 सिस्टम तो पैरेललोग्राम वाला लॉ फॉर्मूला। ठीक है, तो ये अप्रोच ध्यान होना चाहिए कि 2-4 सिस्टम कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 3-4 सिस्टम कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब देखो ये समझ में आ गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखो जब भी करोगे ना तो फ्री बॉडी डायग्राम जरूर बनाना जब कनेक्टेड बॉडीज होंगे डिफरेंट डिफरेंट। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से फायदा ये होता है कि आप उसको आइसोलेट करके उसका सेपरेट एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन में क्या आना है, ये भी नेक्स्ट जो है 3-4 सिस्टम का ही पार्ट है। अब 3-4 सिस्टम कैसे है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल फोर्स F, डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल फोर्स F
टू बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। ये बेसिकली एक इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लाइन प्लेन पे आपने ब्लॉक रखा हुआ है, सिंपल, ठीक है। वेइंग 1000 न्यूटन टू होल्ड इट इन अ पोजीशन, ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। मतलब ये फोर्स सिर्फ इसलिए अप्लाई हो रहा है ताकि इसको अपनी पोजीशन पे वो होल्ड कर सके। मतलब अभी ब्लॉक इंक्लाइन पे रखा हुआ है, अब को फोर्स ना लगे तो ऑलरेडी ऑब्वियसली बात है नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, बस। तो वो स्लाइड ना करे और अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सके, तो ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नली, ठीक है। विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो इंक्लाइन प्लेन के बारे में दे रखा है 30 डिग्री बना रहा है एंगल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक। तो हमें फोर्स F निकालना है। अब देखो अगेन फोर्स F निकालना है तो आपको एनालिसिस किसका करना है, ब्लॉक, क्योंकि फोर्स F किस पे लग रहा है, ब्लॉक पे लग रहा है। अब ब्लॉक पे लगने वाला एक तो फोर्स F हो गया एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, जिसको हम अप्लाइड फोर्स भी बोलते हैं बेसिकली। अब बात आती है कि अब कौन कौन से एक्स्ट्रा फोर्स लग रहे हैं उस पर। ब्लॉक का खुद का सेल्फ वेट, ऑब्वियसली ब्लॉक का सेल्फ वेट कितना दे रखा आपको, 1000 न्यूटन। 1000 न्यूटन आपको ब्लॉक का सेल्फ वेट दे रखा है, ठीक है। अब 1000 न्यूटन ब्लॉक का सेल्फ वेट दिया है, ओके। अब ये कांटेक्ट किसके साथ है, इस इंक्लाइन प्लेन के साथ। इंक्लाइन प्लेन क्या रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा, नॉर्मल टू द कांटेक्ट सरफेस। हमेशा याद रखना जब भी कोई भी बॉडी जिसका आप एनालिसिस कर रहे हो उसका कांटेक्ट किसी भी बॉडी के साथ होगा तो वहां पे नॉर्मल रिएक्शन डेफिनेटली डेवलप होगी, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन होगी कांटेक्ट सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप वही ड्रॉ एफबीडी। वो फ्री बॉडी डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विदाउट फ्री बॉडी डायग्राम आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मैं ब्लॉक का एफबीडी बनाऊं, देखो क्या होगा, इस तरीके से हमारे पास ब्लॉक है, ठीक है, इस पे लगने वाला ये फोर्स F, ठीक। ये इसका खुद का क्या होगा, सेल्फ वेट 1000 न्यूटन दे रखा हमें, ठीक है। अब देखना ये चीज, रिएक्शन कैसे बनेगी, रिएक्शन बनेगी परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, परपेंडिकुलर बनेगा ना, ठीक है, ये रिएक्शन R बनेगा, ठीक है। बट अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो ये एंगल 30 डिग्री था, ठीक है, ये तो हमें पता है इसके परपेंडिकुलर बनेगा, बट नॉर्मल से इसका एंगल क्या होगा, नॉर्मल से इसका एंगल ये क्या होने वाला है, ठीक है, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। इसमें कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना हम कभी भी। देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई ये ऐसे फोर्स है, ठीक है, ये आपको दे रखा 30 डिग्री, ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके से, अब इस पे परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर रखा है ना, ये रिएक्शन R, ठीक है, इसी प्लेन की तो परपेंडिकुलर है ना रिएक्शन R, इस ये जो इंक्लाइन प्लेन है, ये जो हाथ दे रहा है इस पे ये इंक्लाइन प्लेन है, तो इस पे परपेंडिकुलर लग रहा है रिएक्शन फोर्स R, ठीक है। ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना बचा, 60 डिग्री, ठीक है। ऑब्वियसली बात है 30 प्लस 60 90 और 90 90 180, तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री, ठीक है। अब हमें ये भी पता है इसके साथ R 90 डिग्री बना रहा है, क्योंकि R हमेशा क्या होगा, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री, तो 90 में 60 तो ऑलरेडी है, तो बचेगा कितना, ये 30 डिग्री, सिंपल। तो हमेशा याद रखना यहाँ पे जो एंगल 30 है, यहाँ पर 30, अगर इनकेस 20 होता तो यहाँ पे भी वो 20 होता, तो सिंपली यहाँ पे जो एंगल 30 डिग्री आपको थीटा दिया है वही यहाँ पे थीटा होने वाला है, सिंपल, ठीक है। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अगेन 3/4 सिस्टम, लामीज थ्योरम, 3/4 सिस्टम के लिए सबसे बेस्ट लामीज थ्योरम ही है, ठीक है। डायरेक्टली लामीज थ्योरम लगाओगे डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया 3/4 सिस्टम देखा, सीधा लामीज थ्योरम लगाओ। अब लामीज थ्योरम के लिए सारे फोर्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए, F R और 1000 न्यूटन, ठीक है। अब एंगल देखना है हमें, सिर्फ एंगल, ठीक है। F के अपोजिट एंगल कौन से लेंगे, 1000 वाला फोर्स और R के बीच वाला एंगल, सिंपल, ये वाला एंगल ना, ये वाला एंगल कितना होने वाला है, देखो F के अपोजिट ये दो फोर्स है, इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल, ये ऑलरेडी 30 है, होना कितना चाहिए था, ये पूरा 180, 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। 180 में से 30 माइनस करोगे तो 150 डिग्री बचेगा, सिंपल हो गया, ठीक है। ये एंगल तो हमें पता ही है, ऑब्वियस बात है, ये कितना होने वाला है, ये हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल है,
तो ये तो अपने पास 90 डिग्री है ही, ठीक है। ये एंगल भी 90 होना था, बट 90 प्लस 30 120 डिग्री हो जाएगा। तो सिंपल, अब आप जब लामिस थ्योरम लगाओगे तो देखो क्या होगा, 1000 अपॉन साइन, साइन कौन सा है, 1000 के अपोजिट एंगल, 1000 के अपोजिट एंगल किसके बीच में होगा, एफ और आर। सिंपल, जो भी फोर्स के अपोजिट एंगल आपको देखना है, क्या करना है, सिंपल उसके अपोजिट दो ही फोर्स है ना, तीन फोर्स है, तो एक को मैंने कंसीडर कर लिया, बाकी बचे दो फोर्स, एक एफ और एक आर। तो एफ और आर के बीच का एंगल 30 प्लस 90, 30 प्लस 90 120 डिग्री हो गया, ठीक है। अब दूसरा बचता है, देखो ठीक है, ठीक है, तो अब बचता है एफ। अब इसके बाद हम लिखते हैं एफ, जो कि हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। एफ के अपोजिट वाला एंगल कौन सा होगा, 1000 और आर के बीच वाला एंगल साइन 150 डिग्री, ठीक है। इसमें हम रिएक्शन आर भी निकाल सकते हैं। आर के अपोजिट एंगल 1000 न्यूटन वाला फोर्स और एफ वाला फोर्स के बीच का एंगल, जो कि क्या है 90 डिग्री, ठीक है, डायरेक्टली। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, देखो इसको हम विद द हेल्प ऑफ कैलसी सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, 1000 डिवाइड बाय साइन 120 डिग्री, ठीक है, ये आगे इनटू साइन 150 डिग्री, ठीक है। तो डायरेक्टली हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आ गई, फोर्स की वैल्यू हमारे पास आती है यहाँ पे 577.35 न्यूटन। ये बेसिकली इतना फोर्स रिक्वायर्ड है। जब आप इतना फोर्स लगाओगे तब जाके ब्लॉक क्या होगा, अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकेगा। अगर इससे कम फोर्स लगेगा तो बॉडी ऑब्वियसली बात है नीचे क्या स्लाइड करेगी। तो आप कैलसी से डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो सिंपली ये आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। सो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे थे सारे के सारे कंकरेंट फोर्स सिस्टम के, उसमें हमने 2 फोर्स सिस्टम देखा, 3 फोर्स सिस्टम देखा। अब एक नेक्स्ट केस है जिसमें 3 फोर्स से ज्यादा फोर्सेस इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये हमारा कंकरेंट फोर्स सिस्टम का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद आगे मूव ऑन करेंगे नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम में, जहाँ पे हम उसके इक्विलिब्रियम इक्वेशंस देखेंगे एंड डिफरेंट जो जो कांसेप्ट्स रिक्वायर्ड होंगे नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम को सॉल्व करने के लिए, वो हम नेक्स्ट आगे फॉरवर्ड पढ़ेंगे। बट एक लास्ट क्वेश्चन है कंकरेंट फोर्स सिस्टम का, इसको हम अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये प्रीवियस सिविल सर्विसेज में का क्वेश्चन ही है। तो देखो क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें पूछा है क्या, व्हाट इज द रिएक्शन एट ए पे रिएक्शन। अब देखो क्वेश्चन पे एक कोई कंटेनर है, क्वेश्चन में क्या दिया है, एक कंटेनर है, 2 सिलेंडर्स रखे हैं, ठीक है। क्या लिखा है, 2 सिलेंडर्स आर केप्ट इन अ कंटेनर, ठीक, 2 सिलेंडर्स आर केप्ट इन अ कंटेनर shown in figure। टॉप सिलेंडर हैज अ वेट W, तो सेल्फ वेट W दे रखा है एंड बॉटम वाले सिलेंडर का कितना वेट दे रखा है 2W, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली रिएक्शन एट ए बोला है, रिएक्शन एट ए निकालना है, सिंपल। जैसे रिएक्शन ए पे भी डेवलप होगा, बी पे भी होगा, सी पे भी होगा और साथ साथ डी पे भी होगा, क्योंकि क्या बोला था, जहां भी दो बॉडी कांटेक्ट मेंटेन करेगी वहां पे डेफिनेटली रिएक्शन डेवलप होगा, ठीक है। तो एक रिएक्शन आर ए परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आर बी एंड आर सी, ठीक है। तो डिफरेंट रिएक्शंस डेवलप होंगी, बट निकालनी कौन सी, हमें सिर्फ आर ए निकालना है। अब देखो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बॉडी का एफबीडी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम एफबीडी बनाए, एफबीडी ऑफ टॉप सिलेंडर, ठीक है, एफबीडी ऑफ टॉप सिलेंडर का एफबीडी बनाते हैं, ठीक है। तो एफबीडी मतलब बॉडी को आइसोलेट करना सिस्टम से और नंबर ऑफ फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं उसको उसके ऊपर अप्लाई करना है, सिंपल। तो देखो ये है टॉप सिलेंडर, ये इसका वेट W एक्ट कर रहा है। देखो C से एक रिएक्शन लगेगी, C से एक रिएक्शन लगेगी इसकी तरफ, ठीक है, RC हो गया, ठीक है। अब एक रिएक्शन इन दोनों सिलेंडर के आपस के बीच में, जो जहां पे कांटेक्ट मेंटेन D हो रहा है, D एक कांटेक्ट है जहां दोनों सिलेंडर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक रिएक्शन डेवलप होगी, ठीक है। अब जो रिएक्शन जो डेवलप होगी ना वो सेंटर से पास होते हुए जाएगी, क्योंकि ये दोनों का कांटेक्ट कहां पे हो रहा है, दोनों के सरफेस पे। सरफेस वाला जो कांटेक्ट होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर होते हुए जाएगा हमेशा, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, आर डी, ठीक है। अब देखो आर डी, अब आर डी कैसे अप्लाई हो रहा है, किस एंगल पे अप्लाई हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें निकालना है। अब वो निकलेगा कैसे, देखो आर डी का कुछ ना कुछ एंगल होगा ना विद द हॉरिजॉन्टल। देखो तो अगर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ,
तो कुछ इस तरीके से, तो कुछ ना कुछ एंगल होगा हॉरिजॉन्टल से। अब वो इस ज्योमेट्री को देखो, सिर्फ यहाँ पे ज्योमेट्री की इंपॉर्टेंस है, ज्योमेट्री देखो कैसे है। अगर इसको मैं ऐसे देखो, इसको यहाँ से इसके साथ ऐसे ज्वाइन करूंगा तो इसका रेडियस 30 हमें गिवन है ऑलरेडी, इसका 20 रेडियस गिवन है, तो ये टोटल सेंटर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 प्लस 30, 30 प्लस 20 कितना 50, सिंपल। अब देखो ये कितना होगा, ये तो रेडियस है, रेडियस 30, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसमें उसका हाइपोटेन्यूज 50 है, बेस उसका 30 है, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, पाइथागोरस लगाओगे तो 40, सिंपल, ठीक है। क्योंकि देखो 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 का स्क्वायर प्लस, अगर हम इसको x मान लेते हैं ये चीज को परपेंडिकुलर को, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 डायरेक्टली। अब देखो यहां से हमें क्या निकालना है, एंगल, एंगल कौन सा, जो ये RD रिएक्शन डेवलप कर रहा होगा, ये वाला एंगल थीटा, ये एंगल थीटा इसी के साथ यहाँ पे मेंटेन करेगा ना ये रिएक्शन, ये जो एंगल है ये थीटा की बात हो रही है, ठीक है। और ये एंगल थीटा जो, ये जो RD है, RD का एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, अब इसका मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये थीटा हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू देखो, अब देखो थीटा, अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू लिखता हूँ साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है 40, हाइपोटेन्यूज 50, 40 अपॉन 50, अपना साइन थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा 4/5। वैसे ही अगर मैं cos थीटा लिखना चाहूँ तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 30 अपॉन 50, बेस 30 हाइपोटेन्यूज 50 है, तो cos थीटा की वैल्यू हो गई 3/5। तो अपने पास दो वैल्यूज आ गई, cos थीटा की 3/5, sin थीटा की वैल्यू 4/5, तो इन दोनों वैल्यूज का हमारा यहाँ पे यूज होना है, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे वीडी तो हमने इसका बना लिया, W पे सेल्फ वेट, RC रिएक्शन इस वाले कांटेक्ट की वजह से, RD वाली कांटेक्ट जो इस टॉप सिलेंडर का बॉटम सिलेंडर के साथ है उसकी वजह से, दोनों का आपस में कांटेक्ट है तो रिएक्शन डेवलप होगा। अब देखो RD का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और उस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कौन बैलेंस करेगा, सिंपल RC, क्योंकि देखो W तो वर्टिकल लोड है, वर्टिकल लोड का हॉरिजॉन्टल से कोई लेना देना नहीं, ये RD इंक्लाइंड था तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट RC बैलेंस करेगा और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ RD तो कौन बैलेंस करेगा, वेट, सिंपल। आपको क्या अप्लाई करना है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ठीक है, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अप्लाई करनी है, तो क्या होगी देखो, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या होती है, समेशन ऑफ fx ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन y डायरेक्शन 0, ये इक्वेशंस होती है। अगर समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग x निकालो सिंपली, तो RD cos थीटा, सिंपली अगर मैं इसको अप्लाई करता हूं तो क्या होगा, RD cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RC, ये होगा ना, क्योंकि देखो RD cos थीटा लेफ्ट वर्ड जा रहा है और RC वाला राइट वर्ड जा रहा है, तो दोनों के दोनों फोर्स बैलेंस होने चाहिए, अगर बैलेंस नहीं होगा तो बॉडी क्या करेगी, ट्रांसलेट, बट ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो बैलेंस होने चाहिए सारे के सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो इसलिए RD का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टुवर्ड्स लेफ्ट, RC का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो RC खुद ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो RC टुवर्ड्स राइट है, तो RC शुड बी इक्वल्स टू किसके, RD का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है। अब देखो RD की वैल्यू ऐसे हमारे पास निकल जाएगी, कैसे देखो RD इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू RC, अब ध्यान देना RC भी अननोन है और RC भी अननोन है और RD भी अननोन है, दोनों के दोनों ही अननोन है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो सिंपली इसका मतलब क्या है, RD का मुझे वर्टिकल कंपोनेंट लेना पड़ेगा और उसको बैलेंस कौन कर रहा है, वेट। अब मैं इसको अगर अप्लाई करता हूँ, देखो ये तो हमने लिखा था समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अब लिख रहे हैं समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में एक आपका W, देखो सिंपली अगर आप साइन कन्वेंशन भी यूज करते हो तो सिंपली क्या W नीचे तो नेगेटिव साइन, सिंपल। RD का वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, सिंपली अपवर्ड वाला पॉजिटिव, डाउनवर्ड वाला नेगेटिव, सिंपल साइन कन्वेंशन, तो RD sin थीटा इक्वल्स टू 0, तो RD sin थीटा इज इक्वल्स टू W, तो यहां से सॉल्व करोगे तो RD की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
आर डी की वैल्यू कितनी आएगी, देखो साइन थीटा, देखो आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 4/5, 4/5 और डब्ल्यू इक्वल है, तो आर डी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई 5W/4, ये हमारे पास फाइनली वैल्यू आ गई आर डी की, ठीक है 5W/4, ठीक है। तो आर डी हमें वो रिएक्शन मिल गया जो बेसिकली इन दोनों टॉप और बॉटम सिलेंडर के बीच में है, ठीक है। बट ऑब्जेक्टिव क्या है हमें निकालने का, ऑब्जेक्टिव क्या हमें क्या दे रखा है, ए पे रिएक्शन निकालनी। अब देखो आर डी निकालने के पीछे हमारा पर्पस क्या था, क्योंकि जब हम इसका एबीडी लेंगे ना, एक तो आर ए रिएक्शन, आर बी रिएक्शन, आर डी रिएक्शन एंड एक और उसका सेल्फ वेट, टोटल 4 फोर्स सिस्टम है इस पे, टोटल 4 फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो सिंपली आपने सबसे पहले एफबीडी बनाया टॉप सिलेंडर का, एफबीडी में डब्ल्यू उसका सेल्फ वेट, आर डी रिएक्शन, और आर डी रिएक्शन किसकी वजह से, बॉटम सिलेंडर की वजह से, ठीक है। आर सी रिएक्शन इस वाले कंटेनर की इस वाली साइड्स की वजह से, ठीक है। हमने लगाया इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन 0। तो हॉरिजॉन्टल पे लगाया, तो हॉरिजॉन्टल पे लगाने का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि दोनों ही आरसी और आरडी अननोन थे। बट जब वाई पे लगाते हैं तो वाई के केस में डब्ल्यू गिवन है ये वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आरडी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एफबीडी ऑफ बॉटम सिलेंडर, एफबीडी ऑफ बॉटम सिलेंडर। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या करना है, एफबीडी ऑफ बॉटम सिलेंडर, एफबीडी ऑफ बॉटम सिलेंडर, ठीक है। एफबीडी ऑफ बॉटम सिलेंडर, अब देखो इसका हम बनाते हैं एफबीडी, ठीक है। ये हमारे पास बॉटम सिलेंडर है, ये सेल्फ वेट इसका कितना गिवन है हमें, बॉटम सिलेंडर का सेल्फ वेट गिवन है 12W, ठीक है। एक लगने वाला इस पे हमारा क्या होगा, देखो बॉटम सिलेंडर की बात करूं तो एक कांटेक्ट यहाँ पे मेंटेन हो रहा है, किसकी वजह से, आर ए, तो आर ए रिएक्शन आएगा हमारा, कांटेक्ट ए पे मेंटेन है तो रिएक्शन डेवलप होगी आर ए, ठीक है। एक बॉटम पे रिएक्शन बी की वजह से, बी पे जो कांटेक्ट मेंटेन हो आर बी, और थर्ड रिएक्शन कौन सी, इस वाले सिलेंडर की वजह से, क्योंकि बॉटम और टॉप का कांटेक्ट मेंटेन कहां पे हो रहा है, डी पे, तो वहां पे क्या एक रिएक्शन डेवलप होगी जो दोनों सिलेंडर्स पे अप्लाई होगी, ठीक है। तो वो किस तरीके से होगा, आर डी, ठीक है, सिंपल। अब देखो इसका एनालिसिस करना है हमें, ठीक है। इसको अगर मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो आर डी रिएक्शन जो टॉप सिलेंडर पे लग रही थी टुवर्ड्स द टॉप सिलेंडर, वही आर डी रिएक्शन बॉटम सिलेंडर पे लग रही है इस तरीके से, ये बॉटम सिलेंडर पे रिएक्शन लग रही है और वही आर डी रिएक्शन टॉप सिलेंडर पे भी लग रही है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है आर ए फाइंड आउट करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है आर ए को निकालना। अब देखो इसमें भी सेम हम इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगाएंगे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, क्योंकि लामिस थ्योरम तो इसमें लगेगी नहीं। लामिस थ्योरम के लिए क्या कंडीशन होती है, ओनली 3 फोर्सेस, लामिस थ्योरम में कंडीशन है ओनली 3 फोर्सेस, तो यहाँ तो 4 फोर्सेस है, 2W, RA, RB, RD, 4 फोर्सेस है, तो लामिस थ्योरम लगने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कोई भी आप फॉर्मूला याद रखो तो उसके साथ साथ कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए, अदरवाइज फिर फॉर्मूला याद करने का कोई पर्पस नहीं है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अगर हम अप्लाई करें, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अप्लाई करें तो एक तो इक्वेशन हमें पता है समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन x डायरेक्शन 0, एंड दूसरी कंडीशन क्या है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन y डायरेक्शन 0, ठीक है। ये इक्वेशंस तो हर जगह वैलिड है, जहां तक इक्विलिब्रियम की बात होगी तो ये इक्वेशन हमेशा हर जगह वैलिड होगी। तो आप क्या करोगे, जहां भी अगर आपको डाउट लगता है कौन से थ्योरम लग रही है, कौन सा फॉर्मूला नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, आप डायरेक्टली इसको लगाओ, कहीं भी इन जनरल कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, सिंपली ये क्वेश्चंस लगाओ, डेफिनेटली आंसर आएगा। तो ये सबसे बेसिक तरीका है, ठीक है। अब देखो निकालना क्या हमें, आर ए कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल वाला ये फॉर्मूला यूज करने का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि जब आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सॉरी जब भी वर्टिकल वाले आप फोर्सेस को बैलेंस करोगे तो वहां आर ए तो आएगा ही नहीं, क्यों, आर ए आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो आर ए का जो रोल है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, वर्टिकल में नहीं है,
इसलिए आप वर्टिकल वाले को इक्वल कर भी लो, मतलब बैलेंस कर लो। वर्टिकल के लिए जो आपने इक्वेशन है समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0, इससे लगा भी लोगे तो फायदा नहीं है कुछ, हमें अल्टीमेटली तो निकालना आर है, और आर है हॉरिजॉन्टल पे, तो आपको ये वाली इक्वेशन ही यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन यूज करनी है, सिंपल देखो क्या होगा, आर है, इस इक्वेशन को अगर मैं अप्लाई करूं तो क्या होगा, सिंपली क्या होगा, आर ए किधर जा रहा है, लेफ्टवर्ड। ठीक है, आर ए लेफ्टवर्ड जा रहा है तो माइनस साइन, सिंपल, क्योंकि जो भी फोर्स लेफ्ट की तरफ जाएगा, देखो सिंपल ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या, जो भी लेफ्ट जा रहा है नेगेटिव, जो भी राइट जाएगा पॉजिटिव, और जो भी अपवर्ड जाएगा वो पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड जाएगा वो नेगेटिव, सिंपल। जैसे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में साइन कन्वेंशन पढ़ते हो, सिंपली ये प्लस एक्स है, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, और ये माइनस एक्स है, सिंपल। ये जो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हो, प्लस एक्स आपका राइट की तरफ, माइनस एक्स लेफ्ट की तरफ, अपवर्ड प्लस वाई, डाउनवर्ड नेगेटिव वाई, सिंपल, ये साइन कन्वेंशन यूज करना सिंपली। तो बेसिकली क्या हो गया, माइनस आर ए। ठीक है, अब देखो आरडी की बात हो रही है, अब आरडी का क्या होगा, आरडी का कौन सा कंपोनेंट लगेगा, सपोज देखो थीटा, देखो ये था थीटा, बॉटम के साथ एंगल कौन सा बना रहा है, ये एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, तो आरडी का कौन सा कॉस कंपोनेंट लेना पड़ेगा ना हमें, आरडी कॉस थीटा, तो आरडी कॉस थीटा टुवर्ड्स राइट लग रहा है, ये आपका आरडी टुवर्ड्स इस पे बॉटम सिलेंडर पे, आरडी देखो आरडी टुवर्ड्स द बॉटम सिलेंडर लग रहा है, तो जब आप इसका कॉस कंपोनेंट लगाओगे तो ये टुवर्ड्स राइट होगा। ठीक है, आरडी इस तरफ लग रहा है, तो इस वाले फोर्स का जब आप कॉस कंपोनेंट निकालोगे ये वाला, तो ये टुवर्ड्स राइट होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस आर डी कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, क्योंकि बैलेंस है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन तो 0 होना ही होना है, कंफर्म। ठीक है, अब देखो आर डी की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, 5w/4, डायरेक्टली हम इसको यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो आर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर ए विल बी इक्वल्स टू आर डी की वैल्यू 5w/4, बट कॉस थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू क्या है, 3/5, cos थीटा की वैल्यू 3/5 ऑलरेडी, तो 5 से 5 कैंसिल होगा, तो आर ए की वैल्यू जो आएगी वो होगा आपके पास 3w/4। फाइनली हमारे पास ये आंसर आ गया, आर ए क्या, 3w/4। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखो अप्रोच कैसे सिंपली फॉलो करनी है हमें, सिंपल, टॉप सिलेंडर दिया है, बॉटम सिलेंडर दिया है क्वेश्चन में, टॉप सिलेंडर बॉटम सिलेंडर, ठीक है, दोनों का सेल्फ वेट दिया है। ठीक है, फिर पूछा क्या, रिएक्शन, ए पे भी पूछ सकता है, बी पे भी, सी पे भी, आपको बस ये देखना है कि अगर मुझे आर ए निकालना है, तो आर ए निकालने के लिए मुझे और किन किन फोर्सेस की हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब और कौन कौन सी वैल्यूज है जिसकी हेल्प से मैं आर ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो सिंपली अगर आप देखो, आपको आर ए निकालना, सिंपली इसका अगर आप सोचो, इसका एफ बी डी यहीं पर ही सोचो, बनाने की जरूरत नहीं है, एक आर ए ये, आर बी ये, सेल्फ वेट, और एक कॉन्टैक्ट जो टॉप सिलेंडर उसकी वजह से टुवर्ड्स जैसी है। ठीक है, आरबी और सेल्फ वेट तो वर्टिकल फोर्स है, उसका तो हॉरिजॉन्टल के साथ कोई लेना देना नहीं है, सिंपल, बट आरडी तो इंक्लाइंड है ना, तो इंक्लाइंड वाले का एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, आरडी एसएम है, तो इस वाले आरडी का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, तो आरडी मुझे रिक्वायर्ड है, विदाउट फाइंडिंग द आरडी यू कैन नॉट फाइंड आरए, तो आरए निकालने के लिए मुझे अल्टीमेटली आरडी निकालना ही पड़ेगा। तो इसलिए जैसे अगर आपको क्वेश्चन में बोला है ना, ये रिएक्शन आरए निकालना है, तो यहीं पर ही एफबीडी, अलग से ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है एफबीडी। ठीक है, क्योंकि मैं यहीं पर ही देख सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, आरए, आरबी, सेल्फ वेट और आरडी वाली रिएक्शन। तो आरबी और सेल्फ वेट तो ऑब्वियसली बात है बैलेंस करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि वर्टिकल फोर्सेस है, और उन वर्टिकल फोर्सेस का आरए के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो इंक्लाइंड लोड जो है ना, इंक्लाइंड लोड कौन सा, रिएक्शन वाला, रिएक्शन जो फोर्स है हमारा बेसिकली उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, और वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आरए जो कि ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है उसको बैलेंस करेगा। तो आरए निकालने के लिए मुझे आरडी निकालना सबसे पहले रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट क्या थी, आरए निकालना है, बट आरए निकालने के लिए क्या चाहिए, आरडी की वैल्यू। वो कैसे पता, सिंपली एफबीडी देखा, आरए निकालने के लिए आरडी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा ही पड़ेगा। आरबी और आरबी की रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे यहाँ पे, आरबी की मुझे कहीं भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, क्योंकि आरबी क्या है, देखो ना, आरबी वर्टिकल, आरए हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल के साथ कोई रिलेशन नहीं है, वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल को अभी इफेक्ट नहीं कर सकता, बट अगर कोई इंक्लाइन लोड है
तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होता है, वर्टिकल कंपोनेंट भी होता है। तो इंक्लाइन लोड को कंसीडर करना इसलिए इंपॉर्टेंट है। आरबी को कंसीडर इसलिए नहीं किया क्योंकि ये क्या वर्टिकल लोड है, तो वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल के साथ कोई रिलेशन नहीं है सिंपली, तो वो इसको अफेक्ट भी नहीं करेगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आरडी निकालूं, ताकि आरडी का जब कॉस्ट कंपोनेंट निकालूंगा वो आरए के बराबर होगा, इसलिए सबसे पहले आरडी निकाला। ठीक है, तो कोई भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आप क्या देख रहे हो, सबसे पहला स्टेप क्या है, एफबीडी डायग्राम बनाना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। अगर फ्री बॉडी डायग्राम सही है तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि आगे तो स्मॉल कैलकुलेशंस है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने एफबीडी सही बनाया है तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन सही होगा, अगर बीडी गलत है तो डेफिनेटली क्वेश्चन गलत ही होने वाला है। ठीक है, तो एफबीडी में ध्यान क्या रखना है, सिंपली हमें कि जो भी बॉडी का आप एफबीडी बना रहे हो उसको आइसोलेट करो सिस्टम से, सारे फोर्सेस अप्लाई करो, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उस पर्टिकुलर बॉडी पे, तो वो उसका एफबीडी हो गया। फिर उस पे आप इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगाओ। ठीक है, तो अभी तक हमने कंकरेंट फोर्स सिस्टम में कितना पढ़ लिया, 2 फोर्स सिस्टम अभी देख लिया हमने, 2 फोर्स सिस्टम के हमने न्यूमेरिकल्स करे, 3 फोर्स सिस्टम के भी न्यूमेरिकल करे, और यहाँ पे 3 फोर्स सिस्टम से ज्यादा क्या था, 4 फोर्स है ना, 4 फोर्स सिस्टम, तो यहाँ 4 फोर्स लगे थे, तो डेफिनेटली लामिस थ्योरम नहीं लगेगी, तो सिंपल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अप्लाई करी। तो हमने सारे सिस्टम देख लिए, 2 फोर्स, 3 फोर्स और 3 फोर्स से ज्यादा 4 फोर्स, कोई भी सिस्टम, तो सब में आप क्या है, ये इक्वेशन को आप हर केस में लगा सकते हो, सिंपल। तो अब हम जो नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे वो है इक्विलिब्रियम ऑफ नॉन कंकरेंट फोर्सेस, जो हमारे इस चैप्टर सेकंड चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, जिसमें हम उसमें इक्विलिब्रियम इक्वेशंस पढ़ेंगे, उसका रिजल्टेंट निकालने के मेथड देखेंगे। ठीक है,